हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल मॉड्यूल पेपर जारी किया गया है 2025 के लिए, उसका मैं आज हिंदी का जो विषय है इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव मतलब 1 से लेकर के पूरे 100 जो ऑब्जेक्टिव है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो के अंत तक देख लेते हैं तो आप लोगों को 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन में जो है कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। याद रखिएगा, इसी प्रकार से आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम जो फाइनल होता है उसमें पूछा जाएगा, सेम टू सेम इसी प्रकार से। इसीलिए बिहार बोर्ड के द्वारा जो है प्रत्येक वर्ष मॉडल पेपर जारी किया जाता है, ताकि आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, इंस्ट्रक्शन तो उम्मीद है आप लोगों को पता होगा। तो इस 100 ऑब्जेक्टिव में से आप लोगों को हालांकि बोर्ड एग्जाम में बनाना है 50 ऑब्जेक्टिव। कितना बनाना है? 50। तो चलिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये है, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ है। तो दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ जो होता है ये होता है हतोत्साहित होना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जो आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो स्टार्टिंग में इन्होंने सिर्फ हिंदी ग्रामर से ही ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बुक और हिंदी ग्रामर दोनों से मिक्स रूप से रहेगा। तो आँखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है प्रिय होना। बोलते हैं ना, ये मेरे आँखों का तारा है, या प्रत्येक बच्चा जो होता है वो अपने माता पिता के आँखों का तारा होता है। इस प्रकार से बहुत प्यारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है। तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये होता है आप लोगों को क्रोध करना या क्रोधित होना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, जो गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द है। तो गोद में सोने वाला, उसके लिए एक शब्द जो होता है ये होता है अंकशाई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर, बोला जा रहा है शिक्षा शब्द है। तो शिक्षा शब्द कैसा होगा? पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग? तो याद रखिएगा, शिक्षा जो है ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, जो सभा शब्द है। तो सभा शब्द भी कैसा है? तो याद रखिएगा, सभा भी हो जाएगा आप लोगों को स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, जो परीक्षा शब्द क्या है। तो परीक्षा भी क्या है आप लोगों को? तो याद रखिएगा स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर, बोला जा रहा है घी शब्द है। तो घी शब्द कैसा है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो याद रखिएगा, घी हो गया, उसके बाद मोती, क्या हो गया? घी हो गया, मोती हो गया, ये सभी जो है याद रखिएगा ये है पुल्लिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि आप लोगों को देखने से पता चल रहा होगा जो ये स्त्रीलिंग है, लेकिन घी मोती ये सभी याद रखिएगा क्या होता है? पुल्लिंग। घी मोती, इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा दही, ये सभी क्या है? पुल्लिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, जो वचन के कितने भेद होते हैं, जिसको इंग्लिश में नंबर बोला जाता है। तो हिंदी में जो है वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, बोला जा रहा है अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अग्नि का जो पर्यायवाची शब्द होता है ये होता है आप लोगों को पावक। अगर याद किए होंगे तो पता होगा, अग्नि का होता है अनल, धनंजय, ज्वाला, पावक, कृपाणु, ये सभी क्या होता है? तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर, जो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो कमल का जो पर्यायवाची शब्द होता है ये होता है सरोज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, हिंदी ग्रामर में जो है आप लोगों को पर्यायवाची शब्द, उसके बाद हो गया विलोम शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, और मुहावरा, ये 4 तो है जो आप लोगों को डायरेक्टली याद कर लेना है। इसी से डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी जो समझने वाला है उसका प्लेलिस्ट जो है चैनल पे बना हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द है। तो जो बहुत बोलता है उसको बोलते हैं वाचाल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 का, जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए एक शब्द क्या है। तो जो अभिनय करता है उसको हम लोग बोलते हैं अभिनेता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14 का। बोला जा रहा है जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द है। तो जल में रहने वाली जो सेना होता है उसके लिए हम जो शब्द यूज करते हैं ये करते हैं नौसेना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का। जो तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द है। तो तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द हम लोग यूज करते हैं, वो करते हैं कुशाग्र बुद्धि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 का। बोला जा रहा है कमल नयन में कौन सा समास है। तो कमल नयन या चरण कमल, तो इस सब में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसमें भी आप लोगों को याद रखिएगा विशेष से विशेषण होगा, मतलब एक शब्द दूसरे शब्द का विशेषता बताता है, तो वो हो जाता है कर्मधारय समास। विशेष जानकारी के लिए आप लोगों के लिए चैनल प्लेलिस्ट पे प्लेलिस्ट जो है चैनल पे बना हुआ है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है जो आजीवन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय नहीं समास। तो आजीवन हो गया, उसके बाद प्रतिदिन, प्रतिमास, यथासंभव, ये सभी जो है अव्ययी भाव समास है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 का। जो अग्रज अनुज शब्द में कौन सा समास है। तो अग्रज अनुज ये दोनों शब्द जब ये विलोम रहे और बीच में ये योजक चिन्ह रहे तो उसको बोला जाता है द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19 का। जो नवरत्न शब्द में कौन सा समास है। तो नवरत्न मतलब क्या हो गया, जो नवरत्न, तो इसमें जो है पहला पद क्या हो जाता है, तो संख्यावाचक हो जाता है। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसको बोला जाता है द्विगु समास। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 का। बोला जा रहा है जो आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आयुष्मान जो शब्द है, आप लोग अगर किसी से आशीर्वाद लिए होंगे तो बोलता है ना आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव या दीर्घायु भव। तो आयुष्मान का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ये हो जाएगा चिरंजीवी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। अगर एक्सप्लेन करने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैं प्रयास करता हूँ जो थोड़ा शॉर्ट में ही बता दूँ। बाकी आप लोगों को जिसका भी डिटेल जानना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं 100% उसका रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट है 21 का। जो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पृथ्वी का होता है भू, धरा, भूमि, धरातल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 22 का। बोला जा रहा है संधि के कितने भेद हैं। तो संधि के कितने भेद हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा। संधि के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23 का है जो दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो दिगंबर का जो संधि विच्छेद होता है ये होता है दिक प्लस अंबर। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें पूछता कौन सा संधि है तो याद रखिएगा व्यंजन संधि। कैसे होगा व्यंजन संधि, उसके लिए आप लोगों को प्लेलिस्ट विजिट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोला जा रहा है 24 का। जो यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। तो यशोदा का जो संधि विच्छेद होता है ये होता है यशः प्लस दा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा जाता कौन सा संधि है तो याद रखिएगा ये हो जाएगा विसर्ग संधि का उदाहरण। उसके बाद 25 का है जो तपोबल शब्द का संधि विच्छेद है। तो तपोबल शब्द का जो संधि विच्छेद है ये होता है तपह प्लस बल। क्या होता है, तपह प्लस बल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा संधि है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 का। बोला जा रहा है वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद है। तो वार्तालाप का संधि विच्छेद जो होता है ये होता है वार्ता प्लस आलाप। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 27 का। जो महेश शब्द का संधि विच्छेद है। तो महेश शब्द का जो संधि विच्छेद होता है ये होता है महा प्लस इस। क्या होता है, महा प्लस इस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28 का। जो कठोर शब्द का विलोम क्या होगा। तो कठोर शब्द का जो विलोम होता है ये हो जाता है कोमल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 29 का है जो स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा। तो स्तुति का मतलब क्या होता है, किसी की गुणगान करना। जब हम उसकी बुराई करते हैं तो उसको बोलते हैं निंदा करना। तो स्तुति का विलोम जो हो जाएगा ये हो जाएगा निंदा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 30 का, जो कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा। तो कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा और ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है बड़ा। ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है बड़ा, तो कनिष्ठ का जो विलोम हो जाएगा ये हो जाएगा ज्येष्ठ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 31 का है, जो अंतरंग शब्द का विलोम क्या होगा। तो अंतरंग का क्या होगा बहिरंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 का, बोला जा रहा है तिमिर शब्द का विलोम होगा। तो तिमिर शब्द का जो विलोम होता है ये हो जाता है प्रकाश। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 33 का है, जो कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा। तो कृष्ण शुक्ल हम लोग बोलते हैं जनरली, तो कृष्ण का विलोम हो जाएगा शुक्ल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विज्ञान। तो विज्ञान शब्द में जो है उपसर्ग बताना है। तो उपसर्ग किसको बोलते हैं। तो ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है उसको बोलते हैं उपसर्ग। तो ज्ञान में हम लोग वी जब लगा देंगे तो विज्ञान हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें जो उपसर्ग हो जाएगा ये हो जाएगा वी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 35 का है, जो पुरातन शब्द में उपसर्ग है। तो इसमें हो जाएगा पूरा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 का, बोला जा रहा है आदिकाल शब्द में उपसर्ग होगा। तो इसमें भी काल मूल शब्द है, इसमें हम लोग आदि लगा दिए हैं तो आदि हो जाएगा इसका उपसर्ग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 का है, जो ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है। तो ममेरा शब्द में जो प्रत्यय होता है ये होता है एरा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा प्रत्यय हम ऐसे शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। बाकी डिटेल में जानने के लिए आप लोगों को प्लेलिस्ट एक बार अवश्य विजिट करना चाहिए। प्लेलिस्ट में काफ़ी अच्छे से जो है टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताया गया है, वहाँ से आप लोगों को प्रत्येक डॉट जो है क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 38 का क्वेश्चन है, जो पढ़ाई शब्द में प्रत्यय है। तो पढ़ाई शब्द में जो प्रत्यय है ये हो जाता है आई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 39 का है, जो दिखावट शब्द में प्रत्यय है। तो दिखावट में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आवट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 40 का क्वेश्चन है, जो शास्त्र शब्द का विशेषण होगा। तो शास्त्र का विशेषण क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है शास्त्रीय। क्या हो जाता है शास्त्रीय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 41 का है, जो रंग का विशेषण क्या है। तो रंग का जो विशेषण होता है ये होता है रंगीन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42 का, जो वेद शब्द का विशेषण क्या होगा। तो वेद शब्द का जो विशेषण होता है उसको बोला जाता है वैदिक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो जाता है आप लोगों को संज्ञा से विशेषण बनाना, तो ये भी मैंने बताया है आप लोगों को, जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो आचार्य शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो आचार्य शब्द में जो संज्ञा हो जाएगा ये हो जाएगा जातिवाचक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 44 का, जो चतुराई शब्द में कौन सी संज्ञा। तो चतुराई शब्द में जो संज्ञा हो जाएगा आप लोगों को ये हो जाएगा भाववाचक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 45 का है, जो गुच्छा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो गुच्छा से समूह का बोध हो रहा है, इसलिए यह हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 का, जो प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो प वर्ण का, तो आप लोग इसे उच्चारण करके भी देख सकते हैं, जो प फ ब भ म, तो इस सभी का उच्चारण जो है ओष्ठ की मदद से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 47 का है, जो द का उच्चारण स्थान क्या है। तो याद रखिएगा त थ द ध न, उसके बाद ल और दंत स, तो इस सभी का उच्चारण स्थान जो होता है ये होता है दंत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 48 का। 48 का क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो क वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो क ख ग घ इस सभी का उच्चारण डायरेक्ट कंठ से होता है, तो क वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 49 का है, जो कारक के कितने भेद होते हैं। तो अगर आप लोग हिंदी ग्रामर देखे होंगे तो निश्चित रूप से पता होगा, जो कारक के जो है 8 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
50 का। बोला जा रहा है पेड़ से पत्ते गिरते हैं किस कारक का उदाहरण है। तो याद रखिएगा से का प्रयोग जब अलग होने के अर्थ में किया जाता है तो उसमें होता है आपादान कारक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 51 का है जो करण कारक का चिन्ह है। तो करण कारक का भी चिन्ह है से या उसके द्वारा। याद रखिएगा से और द्वारा रहे तो करण कारक, और डायरेक्ट से रहे और उस से का प्रयोग जो है अलग होने का अर्थ में रहे तब उसका हो जाता है आपादान कारक। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 52 का है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ इनमें से कौन है। तो ये तो पता होगा आप लोगों को, जो बालकृष्ण भट्ट जो आपके पाठ्य पुस्तक में लिया गया है ये लिया गया बातचीत के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 53 का, जो सूबेदारनी किस शीर्षक कहानी की पात्रा है। तो सूबेदारनी जब आप लोग कहानी पढ़े होइएगा उसने कहा था, तो इसमें आप लोगों को मिल जाएगा सूबेदारनी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54 का, जो उसने कहा था कहानी किस प्रकार का है। तो हालांकि बहुत सारे जगह पे तो है इसमें कर्म प्रधान मिलता है, लेकिन यहाँ कर्म प्रधान नहीं है तो हम चरित्र प्रधान मार सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 55 का है जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है। तो ये पता होगा आप लोगों को, जो अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है जो निबंध वो रामधारी सिंह दिनकर इनके लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान क्या है, या रामधारी सिंह दिनकर का जो है जन्म स्थान कहाँ है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा सिमरिया बेगूसराय जो बिहार में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 57 का, जो रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि है। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है ये हो जाएगा छायावादोत्तर युग के। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 58 का, बोला जा रहा है जो निम्न में से किस शीर्षक कहानी में जो है गैंग्रीन का उल्लेख है। तो गैंग्रीन का उल्लेख जो है ये हो जाएगा रोज कहानी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 59 का है जो रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है। तो रोज शीर्षक कहानी की जो नायिका है ये पता होगा आप लोगों को, ये है मालती। क्या है? मालती, जो लेखक के दूर के बहन जो रहती है वो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60 का, जो अज्ञेय के पिता का नाम क्या था। तो अज्ञेय जी के जो पिता का नाम था ये हो जाएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 61 का है जो भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है। तो भगत सिंह की जो रचना है ये है एक लेख और एक पत्र। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो चौड़ कैसे ताल है। तो चौड़ जो है कैसे ताल है, तो ये मेरे हिसाब से उथले हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कोई और रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद 63 का है जो बिस्नी किस शीर्षक एकांकी की पात्रा है। तो बिस्नी पता होगा, जो सिपाही की माँ जो है ये सिपाही की माँ ही है असल में बिस्नी। सिपाही की माँ तो वैसे चैप्टर का नाम हो गया, लेकिन सिपाही की माँ जब वो पढ़िएगा एकांकी तो उसमें सिपाही का जो माँ है उसकी नाम है बिस्नी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64 का, जो ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो ओ सदा नीरा के जो हो जाएंगे ये हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 65 का है जो बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो बहुजन संप्रेषण के माध्यम इसके जो रचयिता है ये मेरे हिसाब से जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 66 का, जो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के रचयिता कौन है। तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक जो आलोचनात्मक पुस्तक लिखे हैं ये लिखे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 67 का है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि और कलीराम किस शीर्षक पाठ के पात्र है। तो ये पता होगा जूठन जो आत्मकथा है जिसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है। ये जब आप लोग पढ़िएगा तो पता चलेगा जो कलीराम जो है इनके हेडमास्टर का नाम था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 68 का, जो आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है। तो यह कथन जो है किसका है, ये आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है 69 का, जो हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक है ये हो जाएगा उदय प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 70 का, जो तिरिच शीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना है। तो तिरिच जो है ये तो मेरे हिसाब से हो जाएगा ये अस्तित्ववादी था, अस्तित्ववादी नहीं, ये हो जाएगा जादुई यथार्थवादी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। उसके बाद 71 का है, जो जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन है। तो पता होगा जे कृष्णमूर्ति की रचना जो है ये हो जाएगा शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 72 का, जो लिडबेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति क्या थे। तो लिडबेटर जो है ये जे कृष्णमूर्ति में विश्व शिक्षक का रूप देखते थे, इसलिए लिडबेटर के अनुसार जो है जे कृष्णमूर्ति क्या थे, तो ये एक विश्व शिक्षक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 73 का है, जो ओराव भाषा में जो है धांगर शब्द का अर्थ है। तो ओराव भाषा में जो है धांगर शब्द का अर्थ होता है, ये होता है भाड़े का मजदूर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 74 का, जो गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। तो गंडक नदी की चर्चा जो है ये मेरे हिसाब से ओ सदानीरा में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 75 का है, जो रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर आसीन रहे। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है याद रखिएगा भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति रह चुके थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 का, जो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो अर्धनारीश्वर पाठ जो है ये हो जाएगा आप लोगों को निबंध। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 77 का है, जो स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है, यह उक्ति किसकी है। तो यह उक्ति जो हो जाएगा आप लोगों को बालकृष्ण भट्ट की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 का, जो प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। तो प्रकृति वर्णन से जो संबंधित कविता है ये हो जाएगा आप लोगों को ऊषा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 79 का है, जो कवियों का कवि किसे कहा जाता है। तो कवियों का कवि जो कहा जाता है ये कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 80 का, जो मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या था। तो मुक्तिबोध का जो पूरा नाम है ये हो जाएगा आप लोगों को गजानन माधव मुक्तिबोध। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 81 का, जो ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे। तो ज्ञानेंद्रपति जो हो जाएगा ये पता होगा बीपीएससी से चुन के जो है इन्होंने कारा अधीक्षक के पद पे ज्वाइन किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 का, जो गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो गांव का घर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आप लोगों को ज्ञानेंद्रपति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 83 का है, जो ऊषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो ऊषा के जो कवि हो जाएंगे ये हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 का, जो तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ था ये हुआ था राजापुर, जो बांदा उत्तर प्रदेश में बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 का, जो कवि भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है। तो कवि भूषण की कविता में जो है ये पाया जाता है वीर रस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 86 का है, जो जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्न में से कौन है। तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो रचित महाकाव्य है ये हो जाएगा आप लोगों को कामायनी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 87 का है, जो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म स्थान है ये आप लोगों को हो जाएगा निहालपुर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट है 88 का, जो पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री जो है कौन है। तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो है इसके कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 89 का, जो मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। जब आप पुत्र वियोग कविता पढ़िएगा तो उसमें जो है अपने पुत्र के लिए खिलौना या छौना शब्द का प्रयोग किया है। तो ये पंक्ति जो लिया गया है ये लिया गया पुत्र वियोग से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 90 का, जो पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो यह जो पंक्ति लिया गया है यह लिया गया गांव की घर की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 91 का है, जो प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कौन है, या नायक जो है कहाँ का रहने वाला है। तो ये हो जाएगा भिलाई, जो छत्तीसगढ़ मतलब छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 92 का, जो दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो याद रखिएगा जब भी पंक्ति के अंत में जो एक एक आए तो समझ लीजिएगा यह जो लिया गया है यह लिया गया है जन जन का चेहरा एक से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 93 का है, जो छत्रसाल दशक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन है। तो छत्रसाल दशक कृति के जो रचनाकार हो जाएगा ये हो जाएगा भूषण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 94 का, जो कवि जायसी की रचना निम्न में से कौन है। तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना जो है ये पता होगा, जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो लिया गया है करबक ये है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 95 का, जो चित्रलेखा नामक रचना के रचयिता कौन है। तो ये मेरे हिसाब से चित्रलेखा नहीं होगा, चित्ररेखा होगा। इसके जो लेखक हो जाएगा ये हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 96 का, जो जायसी किस भक्ति शाखा के कवि हैं। तो जायसी जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्रेम मार्गी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 97 का है, जो सूरदास किस काल के कवि हैं। तो सूरदास जो हो जाएगा ये हो जाएगा आप लोगों को भक्ति काल के कवि। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 का, जो पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पाठ कहाँ से संकलित है। तो पाठ्य पुस्तक आपके पाठ्य पुस्तक में जो लिया गया है सूरदास ये लिया गया है आप लोगों को कहाँ से संकलित किया गया है ये पूछा जा रहा है। तो ये किया गया उसके एक रचना है सुरसागर, वहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 99 का, जो तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है। तो तुलसीदास के द्वारा जो रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है उसका नाम है रामचरितमानस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 100 का, जो निम्न में से लोकनायक कहे जाते हैं। तो लोकनायक कौन कहे जाते हैं इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ जो आप लोग प्रत्येक आदमी जितना लोग इस वीडियो को देखेंगे वो सभी इसमें कमेंट ज़रूर करेंगे। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिए कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।